ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय आज फिर से आपके साथ आई हूँ। आज अपने साथ में एक नए टॉपिक पे हम जो है चर्चा करेंगे। उसके विषय में जो डिटेल है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने माउंटेन एंड प्लेट्यू के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बारे में हम लोग ने जाना था कि किस तरह के होते हैं और कैसे दिखते हैं। विद डायग्राम और इमेज के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है झील यानी लेक। तो झील जो होता है उससे सामान्यतः अनुमान लगाया जाता है जहाँ पे काफी बड़े एरिया में पानी इकट्ठा होता है, जल इकट्ठा होता है, उससे लगाया जाता है। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि वहाँ पे कोई जल का स्रोत परमानेंट नहीं पाया जाता है। लेकिन ज्योग्राफी में लेक को किस तरह परिभाषित किया गया है, किस तरह मतलब बताया गया है, उसके बारे में जानेंगे। किस तरह की लेक होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हैं, और वर्ल्ड में कौन सी प्रमुख झील है, आपकी लेक हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप छोटे से लेके सारे बड़े एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज जो प्रमुख विश्व की प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग प्लीज जो है एटलस लेके बैठिए, मैप के साथ बैठिए। जैसे ही हम आपको बता रहे हैं एक एक करके जो है आप उसको मैप में ढूंढ के हाईलाइट करते जाइए। हम आपको लोकेशन बताते जाएंगे तो आपको वो चीजें याद रहेंगी, कभी भी भूलेंगी नहीं। तो सबसे पहले झील के होता क्या है, कहते किसको, तो जल का जो अस्थायी रूप होता है उसको हम झील कहते हैं। जैसे किसी जगह पे जल 1000 साल तक, 2 साल तक या कुछ समय तक जो है स्थित रहता है, उपस्थित रहता है किसी गड्ढेनुमा स्थान में, या काफी बड़े एरिया में रहता है, या नदियां जहाँ पे अपना जल गिराती हैं या उसमें प्रवाहित करती हैं, तो उस वजह से जल की आपूर्ति होती रहती है। लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो झील है कुछ समय तक वो होते हैं, लेकिन जैसे अगर ज्यादा वो गर्मी की स्थिति आ जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो सूखने की स्थिति आ जाती है, उनका जल जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो जल की मात्रा कम हो जाती है। तो इस तरह से झील जो है वो उसमें जल की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, और कहीं कहीं तो जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पे सूख भी जाती हैं। और फिर जब बारिश का समय आता है, जब उसमें जल की आपूर्ति होती है, तब वो पुनः झील का रूप धारण कर लेती हैं। तो एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि जल का जो अस्थायी रूप होता है उसे हम झील कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। झील यानी लेक, जल का अस्थायी रूप। ये अस्थायी रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, इसमें घटता बढ़ता रहता है और कहीं कहीं पर समाप्त भी हो जाता है, सूख भी जाता है, तो उसको हम झील कहते हैं। अब देख लेते हैं झील यानी लेक आपकी कितनी तरह की होती है, कितने प्रकार की होती हैं। एक होता है प्राकृतिक झील, नेचुरल लेक, जो कि प्राकृतिक कारणों से निर्मित होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं वल्केनो के बारे में बता रही थी, तो जब वो ज्वालामुखी अपने अंतिम अवस्था में होता है, उसके बाद जब वहाँ पे वल्केनो इरेप्शन समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पे जो क्रेटर बनता है उसमें जब पानी उपस्थित रहता है, उसमें जल जब प्रवाहित होने लगता है, तो वो झील का रूप धारण कर लेता है, तो वो जो है आपका नेचुरल लेक हो गया। इस तरह से जैसे आपका कोई स्थल खंड है, कोई भूखंड है जो है,
वो विस्थापित हो गया अपनी जगह से, और बीच में काफी बड़े एरिया में जो है गड्ढा हो गया एक तरह से, मतलब गड्ढा क्या कह सकते हैं, काफी एरिया जो है अपने आसपास के क्षेत्र से नीचे चला जाता है। तो वहां पे अगल बगल से जो है, जब बारिश के समय या नदी नदी है तो उसके द्वारा उसमें जल प्रवाहित होने लगता है। तो इस तरह से ये नेचुरल तरीके से आपके झील बन जाते हैं, ये सूखते रहते हैं, बनते रहते हैं अस्थायी रूप से। तो उसको हम नेचुरल लेक या प्राकृतिक झील कहते हैं। और एक होता है मानव निर्मित झील, जैसे इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपके डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं मानव द्वारा। तो जब बांध बनाए जाते हैं तो पानी नदी के बीच में जब उसको रोक कर बनाया जाता है तो उसके पीछे वाले हिस्से में या फिर आगे वाले हिस्से में कुछ जल जो है काफी एरिया में वो इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से आपका झील का निर्माण होता है। तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल लेक, यानी मानव निर्मित लेक या झील उसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक कारणों से निर्मित झील जो होती है उसको हम प्राकृतिक झील कहते हैं, नेचुरल लेक। इसमें आपका जो है आ जाएगा ग्रेट लेक्स, जो कि यूएसए में है। ग्रेट लेक के बारे में ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके छोटे से लेके बड़े सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसको हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे विद मैप के साथ। इसके बाद है न्यासा, टांगानिका, विक्टोरिया। ये तीनों झील आपकी अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों में है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एज एग्जाम्पल आप लोग जान जाइए कि ये जो है ग्रेट लेक्स, न्यासा, टांगानिका, विक्टोरिया, ये सारी जो लेक है, ये झीलें हैं, ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, ये मानव निर्मित नहीं है। इसके बाद है कृत्रिम झीलें, आर्टिफिशियल लेक। ये क्या होता है, मानव क्रिया द्वारा निर्मित झीलें जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेक, मानव निर्मित झील बोलते हैं। इसमें आएगा आपका हुबर झील, जो कि यूएसए में है। हाइस्वान झील, ये आपका इजिप्ट में यानी मिस्र में है। और वोल्टा झील, ये घाना में है। घाना आपको आप जब मैं आपको देशांतर और अक्षांश रेखा बता रही थी, वहां पे मैंने बताया था कि 0 डिग्री देशांतर जहां से गुजरती है उनमें से, उन देशों में से घाना भी था जहां से वो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट करके एक साथ जोड़ के याद कर सकते हैं। तो वोल्टा जो झील है वो घाना में है। भाखड़ा बांध के पीछे निर्मित झील गोविंद सागर झील। भारत में जो भाखड़ा नांगल बांध है, तो मैंने बताया था पहले ही कि बांध जब बनाए जाते हैं तो उसके पीछे या कुछ एरिया में जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है, तो वो झील का रूप धारण कर लेता है। तो उसी तरह भारत में जो बांध है भाखड़ा नांगल बांध, उसके पीछे जो है आपका गोविंद सागर झील है। वहां जल इकट्ठा होने के वजह से उसको झील का नाम दे दिया गया। तो ये आर्टिफिशियल झील है, मानव निर्मित झील है। इसके बाद है चंबल की गांधी सागर झील। और इसी तरह चंबल जो रिवर है उस पे जो है डैम बनाए गए हैं, उसकी वजह से आपका गांधी सागर झील बना हुआ है। तो इस तरह से आपका हो गया ये जो आर्टिफिशियल लेक हैं इनको कहते हैं, यानी कि जो मानव की क्रियाओं द्वारा निर्मित होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, अब देखते हैं कि ये तो हो गया कि मानव निर्मित झीलें और जो प्राकृतिक झीलें हैं, जो नेचुरल लेक हैं। अब हम देखेंगे कि खारे जल की झीलें, मतलब कि जहाँ पे सॉल्ट की जिस मतलब पानी में
अगर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, नमक की मात्रा ज्यादा है, तो उसको हम खारे पानी की झील कहते हैं। और एक होता है मीठे पानी की झील। उन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। खारे जल की झीलें, जिन झीलों में बाहर से पानी आकर मिलता है किंतु निकलकर बाहर नहीं जाता है। ऐसा होता है कि मतलब जो झील होते हैं उसमें जल के आने का तो मार्ग रहता है, लेकिन जब वो जल प्रवाहित हो जाता है उस झील में, तो वहां से निकलने का उसको मौका चांस नहीं होता है, वो निकल नहीं पाता है। तो इस तरह की झील जहाँ पे पाए जाते हैं वहां पे सॉल्ट उस जल में आपका सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, यानी लवणता वहां की ज्यादा होती है। उसको हम कहते हैं खारे जल की झील। इसमें है आपका कैस्पियन सागर, खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। जो आपका कैस्पियन सागर है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे, देखेंगे। तो खारे पानी की जो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर, इसको सागर क्यों कहते हैं ये भी आएगा क्योंकि लिखा भी गया है। तो है तो ये झील, लेकिन ये देखने में बहुत ही विशाल सागर की तरह या समुद्र की तरह लगता है, इसलिए इसको कैस्पियन सागर नाम दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यूराल और वोल्टा नदियां इसमें गिरती है। मतलब ये दोनों नदियां यूराल और वोल्टा, यूराल जो है माउंटेन रेंज भी है, उसी के नाम पे यूराल रिवर है यूराल, और जो वोल्गा रिवर है आपका, वो इसमें अपना जल प्रवाहित करती हैं। तो इस तरह हो गया आपका कैस्पियन सागर। तो इन नदियों के द्वारा जल की उपस्थिति हमेशा इस कैस्पियन सागर में बनी रहती है। इसके बाद है टर्की की वान झील। ये आपका है, ये आपकी खारेपन को दिखा रहा है, यानी लवणता की मात्रा को दिखा रहा है। तो टर्की की जो वान झील है, टर्की की जो वान झील है, इसमें जो है आपकी लवणता की मात्रा कितनी है? 330 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मृत सागर जो है आपके जॉर्डन के पास है, ये यहाँ पे आपका लवणता की मात्रा 238 है। और ग्रेट सॉल्ट लेक यहाँ पे है कितनी? 220 है, जो कि यूएसए में है। ग्रेट सॉल्ट लेक नाम से ही स्पष्ट है। तो ये कुछ खारे जल की झीलें हो गई जहाँ पे कि जिनके जल में सॉल्ट की मात्रा, लवणता की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, तो उसको हम खारे जल की झील कहते हैं। इसके बाद है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें जिसमें कि नाम मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि मीठे पानी की झीलें जिसमें कि सॉल्ट की मात्रा कम हो या न हो। इसमें स्थलीय स्रोत से निकले जल से निर्मित, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक धरातली भाग से, आंतरिक भागों से निकलती है। इनका जो स्रोत होता है वहां से होता है। जलापूर्ति और निकास की व्यवस्था होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जल पहुंच तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता, इसलिए सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन होता क्या है, इसमें जब जो मीठे पानी की झीलें होती हैं उसमें जल प्रवाहित भी होता है और निकलने की भी व्यवस्था होती है। मतलब निकल भी जाता है, इसलिए वहां सॉल्ट की मात्रा कम होती है, वो मीठे पानी की झीलें होती हैं। तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है, जो ग्रेट लेक की कैटेगरी में आती है। 5 ग्रेट लेक है, आगे इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। सुपीरियर झील है, ये यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर सीमा बनाती है। इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। वही चीज हम बताएं जो अभी हम आपको बता रहे थे कि सुपीरियर जो झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है
जो आपका खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। उसके बाद है आपका जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका रिफ्ट वैली लेक। रिफ्ट वैली में हम लोग जो जब आपको मैं फॉल्ट बता रही थी उसमें मैंने बताया था कि रिफ्ट वैली क्या होता है, बीच का जो भाग है वो धस जाता है, उसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। तो नाम से आपको पता होगा, स्पष्ट होगा कि रिफ्ट वैली है। तो रिफ्ट वैली में आपको जो झीलें मिलेंगी, जो झीलें बनती हैं उसको हम रिफ्ट वैली लेक बोलते हैं। इसमें आपका टांगानिका और न्यासा है जो कि अफ्रीका में है। ये सीधी सी बात है, समझ में आप लोग को आ गया होगा। इसके बाद है क्रेटर झील, वही वल्केनो से जो इरेप्शन के बाद जो है जहाँ पे बंद हो जाता है तो उसका जो क्रेटर होता है उसमें जल की उपस्थिति जब होती है तो वो झील का रूप धारण कर लेता है, उसको हम क्रेटर झील या क्रेटर लेक बोलते हैं। इसमें है ज्वालामुखी के क्रेटर में जल भर जाने से निर्मित झील। वही चीज है जो हमने आपको बताया कि जो क्रेटर में जब जल की उपस्थिति होती है, जल भर जाता है तो वो झील का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह के जो आपके झील हैं, जो आपके लेक हैं, वो है विक्टोरिया झील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। विक्टोरिया झील ये है अफ्रीका में। टिटिकाका झील ये है आपका एंडीज माउंटेन के बीच में आएगा। ये एंडीज टिटिकाका जो लेक है ये एंडीज माउंटेन जो रेंज है उसके बीच में ये अवस्थित है। इसके बाद है लुनार झील, ये भारत में है। भारत में कहाँ पे? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये आपका कौन सी है? ये सारी क्रेटर झील है, क्रेटर लेक है, यानी कि जो वल्केनो है उसमें जब इरप्शन समाप्त हो गया तो उसमें जल जब भर गया तो वो झील का रूप धारण कर लिया। इस कारण से ये जो है झील का रूप धारण की है। ये सारी क्रेटर लेक है। इसके बाद है झील वाटिका, गार्डन ऑफ लेक्स, जहां पर झीलें समूह में पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें आपका फिनलैंड है, इसको झीलों का देश भी बोलते हैं। तो एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि झीलों का देश किसको कहते हैं? वो है आपका फिनलैंड, जहाँ पे छोटी बड़ी झीलें समूह में होती हैं, कहीं पे इतनी बड़ी, कहीं छोटी, कहीं इतनी बड़ी। इस तरह से आपकी छोटी बड़ी झीलें समूह में होती हैं, तो इसको झील वाटिका या गार्डन ऑफ लेक्स बोलते हैं। इसके बाद है ये देखिए, ये है आपका झील वाटिका, फिनलैंड का ये एरिया है पूरा। इसमें आप लोग देखिए, ये तो बड़ी झीलें हो गई, ठीक है, ये वाला एरिया ये बड़ी झीलें हो गई, और इसमें देखिए आप छोटी छोटी दिख रहे हैं। ये सैटेलाइट से लिया गया है इमेज। इस तरह से छोटी बड़ी सारी झीलें दिख रही हैं। यहाँ पे समूह में ये पाई जाती है, इसलिए इसको झीलों का देश कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका वही मतलब कि अब तक जो हम लोगों ने जाना कि जो झील के प्रकार हैं, किस तरह से वो बनती है, कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया, समझाने की कोशिश की। अब हम समूह में देखते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन इन झीलों का कहाँ पे है, किन किन देशों के बीच में है या बॉर्डर पे है, कहाँ कहाँ पे अवस्थित है। मैप के साथ हम लोग इसको जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है, कैस्पियन सागर। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है
बहुत ही देखने में बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसको सागर कहा जाता है, लेकिन है ये झील ही। और ये किन देशों के किनारे अवस्थित है, मतलब इनके किनारे कौन कौन से देश वो अवस्थित है, स्थित है, उनको देख लेते हैं। ये कभी कभी आपके जो हायर एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछता है, तो उसमें ये आपका ये इसको याद रखिएगा, ये काम देगा। तो सबसे पहले है रूस, इसके किनारे है। इसके बाद है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। इतने जो देश हैं, ये 5 देश इस सागर के किनारे यानी कैस्पियन झील के किनारे अवस्थित हैं। तो कौन कौन से हैं? रशिया यानी रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, ये सारे देश उपस्थित हैं, मतलब अवस्थित हैं। इसके बाद है आपका सुपीरियर झील और ईरी झील। ये अमेरिका की जो ग्रेट लेक है, 5 ग्रेट लेक में 5 झीलें आएंगी, उसमें से ये 2 प्रमुख हैं, आपकी सुपीरियर झील और ईरी झील। ये अमेरिका और कनाडा में पाई जाती हैं, मतलब कि कुछ हिस्सा इसका अमेरिका में है, कुछ हिस्सा कनाडा में है। एक तरह से ये बॉर्डर बनाती हैं, ये सीमा बनाती हैं 2 देशों के बीच में। किसके बीच? अमेरिका और कनाडा के बीच में। अभी हम मैप के साथ जो आपकी इम्पोर्टेंट झीलें हैं, उसको इम्पोर्टेंट लेक है एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम मैप के साथ अभी डिस्कशन करेंगे। ये है विक्टोरिया झील, जो कि आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप, इस झील के किनारे कौन कौन से हैं देश? युगांडा, तंजानिया और केन्या, ये 3 देश इस झील के किनारे अवस्थित है, यानी इनकी सीमा इस झील से मिलती है। और है अरल सागर, इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके जो सीमा है, इसके जो किनारे कौन से देश है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये देश आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है। इसके बाद है ह्यूरन झील। ये जो है आपका जो ग्रेट लेक है, उसी 5 में से एक झील है ह्यूरन झील। ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। मिशिगन झील, ये संयुक्त रूप से पूर्ण रूप से यूएसए में आती है। इसके बाद है टांगानिका झील, ये तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी और कांगो के मध्य अवस्थित है। मतलब इस झील के किनारे ये 4 देश अवस्थित है। कौन कौन से? तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी और कांगो। ये अफ्रीका महाद्वीप में आपके इनकी उपस्थिति है। इसके बाद है बैकाल झील, जो कि आपका रूस में है। ग्रेट बियर झील, ये कनाडा में है। मलावी झील, ये है अफ्रीका महाद्वीप में, और किन देशों के किनारे अवस्थित है? मतलब इस झील के किनारे कौन कौन से देश है? मलावी हो गया, मोजाम्बिक हो गया, तंजानिया, ये 3 देश इस झील के किनारे हैं। इसके बाद है विनिपेग झील, ये है आपका कनाडा में। न्यासा झील, इसके किनारे कौन कौन से हैं? मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है। ओंटारियो, ये भी ग्रेट लेक में से एक झील है ओंटारियो, ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। इसके बाद है चाड झील, चाड नाइजर और नाइजीरिया, चाड नाइजर और नाइजीरिया इसकी सीमा यहाँ पे बनती है, इन तीनों देशों की। इसके बाद है नासिर झील, यहाँ पे कौन कौन से हैं? मिस्र। नासिर झील जो है आपका, ये इजिप्ट में यानी कि मिस्र में अवस्थित है। इसके बाद है आपका टिटिकाका झील, ये पेरू और बोलिविया के मध्य पाई जाती है। टिटिकाका जो झील है, जो लेक है, ये पेरू और बोलिविया के मध्य पाई जाती है। इसके बाद है लोकटक झील, ये भारत में है, और विश्व में भारत में कहाँ पे?
मणिपुर में ये अवस्थित है और विश्व की ये तैरती हुई झील है। ऐसा नहीं है कि ये देखने में ऐसा लगता है, तो इसके छोटे छोटे बीच में इसके द्वीप हैं छोटे छोटे, तो देखने में लगता है कि इसके जल के ऊपर तैर रहे हैं, इसलिए इसको विश्व की तैरती हुई झील कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए, मैं बता रही थी कि कैस्पियन सागर के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। कैस्पियन सागर, ये देखिए, ये है आपका कैस्पियन सागर, ये पूरा, और ये इसके किनारे ये देश है। आपको पता चल रहा है कि रशिया, अजरबैजान, ये सारे जो है देश इसके किनारे अवस्थित हैं। ये है आपका कैस्पियन सागर। काफी ये विशाल है, काफी बड़ा है, इसलिए इसको सागर की संज्ञा देते हैं, सागर से संबोधित करते हैं। लेकिन है ये क्या, झील ही है। तो इसके किनारे जो देश है आपके, रशिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। आप देखिए इसकी ये बॉर्डर, ये सीमा बनाते हैं। इसके बाद है आपका ईरान है और आपका अजरबैजान है। तो ये आपके 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर के किनारे अवस्थित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ये है आपका विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक है। ये सबसे बड़ी झील की विशेषता ये है कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये जो झील है, ये विक्टोरिया जो लेक है, इसके मध्य से आपकी इक्वेटर लाइन गुजरती है, जो भूमध्य रेखा है इसके मध्य से गुजरती है, इसलिए ये काफी विशेष है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है। और किन देशों के, मतलब इसके किनारे कौन कौन से देश हैं? एक है आपका युगांडा, केन्या और तंजानिया। ठीक है, युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये है आपकी विक्टोरिया झील। ठीक है, नदियों द्वारा इसमें जल की आपूर्ति की जाती है। और ये जो है आपका एक क्रेटर झील है। कौन सी झील है? क्रेटर झील है ये, यानी कि वल्केनो इरेप्शन के बाद ये बनी है। जब वल्केनो इरेप्शन इस स्थान से समाप्त हो गया होना, तब इसमें जल की उपस्थिति से, जल भर जाने से इसका निर्माण हुआ है। तो इसके किनारे कौन कौन से देश हैं? युगांडा, केन्या और तंजानिया। और इसके मध्य से आपकी इक्वेटर लाइन यानी विषुवत रेखा होके गुजरती है। तो मैप के साथ आपको समझाने की कोशिश की मैंने, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, और यहाँ पे आपको पूर्वी हिस्से में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में आपको ये देखिए यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। ये उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा, जहाँ पे ये एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है, वहां से ये लिया गया है, वहां से ये बनाया गया है, तो वो उसको बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका अरल सागर। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है, और पूछा भी गया है। उसकी वजह ये है कि ये जो लेक है, ये बहुत ही ज्यादा सिकुड़ रही है। मतलब
कि ये जैसे आपका 70 के दशक में काफी एरिया को कवर करती थी। फिर जो है 1990 के दशक में ये जो है उसका जो कवर करने का एरिया था, क्षेत्रफल था, वो कम होने लगा, सिकुड़ने लगा और 2010 में ये सूखने लगी, यानी कि ये बहुत ही, अब इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम रह गया है। इसकी वजह ये है कि ये जो आपका अरब सागर है, ये यहाँ पे ये उपस्थित है। ये देखिए आप, ये है यहाँ पे, ठीक है। ये जो देखिए आप बीच में ये ऐसे बॉर्डर की तरह इसे लग रहा होगा, लेकिन ये वाला हिस्सा इसी में था, लेकिन जब ये सूखने लगा तो यहाँ पे इस तरह बांध जैसा ये बन गया, लेकिन ये दोनों एक में ही है। और ये इनके किनारे कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये जो आपके देश हैं, सॉरी तुर्कमेनिस्तान नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये उज्बेकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये हैं। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पे ये अवस्थित हैं। तो हुआ क्या था, इसके सिकुड़ने की यानी सूखने की जो मेन वजह है, 1960 के दशक में जो वो सोवियत संघ है, रशिया जो है, वो यहाँ पे दो नदियां अपना जल प्रवाहित करती थी, आमू दरिया और सर दरिया। तो जो आपके शुष्क क्षेत्र हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, वहां पे कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, जो दोनों नदियां हैं जो इस अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती थी, सर दरिया और आमू दरिया, उसको जो है मोड़ने का फैसला लिया, यानी उसका जो जल प्रवाह था उसको रेगिस्तानी क्षेत्र में मोड़ने का फैसला लिया। कब लिया? 1960 के दशक में ये किया गया। तो 1960 के दशक में इन नदियों को जो है, जो अरब सागर में आपका जल प्रवाहित करती थी, इनको जो है रेगिस्तानी भागों की तरफ मोड़ दिया गया। तो हुआ क्या कि जो रेगिस्तानी भाग है वो तो उपजाऊ हो गए, लेकिन ये जो अरब सागर है ये सिकुड़ने लगा। जब इसमें जल की उपस्थिति नहीं रहेगी तो ये किनारे के भाग धीरे धीरे सूखने लगेंगे। तो 1960 में ये सिकुड़ने लगा और 1910 में जब इसको सैटेलाइट से देखा गया तो ये इसका काफी एरिया जो है सिकुड़ गया था, यानी कि वहां पे जल की उपस्थिति नहीं थी और वो सूख गया था। अभी हम आपको दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1960 में ये डिसीजन लिया गया और उसी वजह से ये जो अरब सागर है ये भी सागर है, यानी ये काफी विशाल था, लेकिन अब ये सिकुड़ गया है, काफी कम एरिया में ये मतलब रह गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका अरब सागर का जो सैटेलाइट से इमेज लिया गया है। आप तुलनात्मक रूप से खुद ही देख लीजिए कि 1977 में इस तरह से इतने एरिया को ये कवर करता था, अरब सागर इतने एरिया को कवर करता था। ये पूरे एरिया को इतने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था, ठीक है, इतना। लेकिन 1989 में ये देखिए यहाँ पे क्या था, इस तरह से ये था, लेकिन जब ये सूखने लगा तो ये बॉर्डर यहाँ तक आ गया, ये सीमा इसकी यहाँ तक आ गई। तो इस तरह से ये जो आपका इसका उत्तरी हिस्सा है, जो नॉर्दर्न एरिया है अरब सागर का, वो मेन अरब सागर से वो अलग हो गया, टूट गया। लेकिन ये आएगा अरब सागर के ही हिस्से में आएगा। ये है आपका पूरा, ये एरिया है। आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं, तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं
कि समय के साथ ये सिकुड़ती और सूखती जा रही है। इसके आसपास के जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जल की उपस्थिति न होने से, जल की आपूर्ति न होने से, क्योंकि नदियों का जल जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में मोड़ दिया गया है, तो जल की आपूर्ति यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम होने लगी। उसके बाद है ये देखिए 2006 में 2006 में ये स्थिति रह गई इसकी। देखिए आप, ये है एकदम से ये सिकुड़ गया है ये क्षेत्र। इसका क्षेत्र, इसने जो इतने अपने एरिया को कवर किया था, ये बस इतना रह गया है। बीच में इस तरह से टापू जैसे बन गए हैं, यानी कि जल की उपस्थिति न होने से रेगिस्तानी रूप में ये परिवर्तित होने लगा। आने वाले समय में अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो ये हमको देखने को नहीं मिल सकता है। आने वाले समय में जिस तरह से ये सूख रहा है, तो ये देखिए एक तुलनात्मक रूप से मैंने आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद है कि आपको ये चीज एकदम से समझ में आ गई होगी। इसमें जो दो नदियां अपना जल प्रवाहित करती थी, कौन सी थी? आमू दरिया और सर दरिया। चलिए, ये आपको समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद है आपका ग्रेट लेक। नोट करके मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ग्रेट लेक जो है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका में ये 5 झीलें हैं जिनको संयुक्त रूप से ग्रेट लेक बोलते हैं, जिसमें से 4 झीलें आपकी कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती हैं, बॉर्डर बनाती हैं, जिसमें से एक झील है वो संपूर्ण रूप से, संयुक्त रूप से अमेरिका में है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इनका क्रम जानेंगे। ग्रेट लेक, इसमें कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो, इरी। ठीक है, ये आपकी 5 झीलें हैं जो कि ग्रेट लेक में आती हैं। अब देखते हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, इरी झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। अभी मैंने बताया कि इसमें से 4 झीलें जो हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है, उस सीमा पे अवस्थित है। तो आपकी इसमें से कौन है? सुपीरियर है, ह्यूरन है, ओंटारियो है, इरी है, और ये सारी झीलें आपकी कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती हैं। कौन कौन सी है? सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो और इरी। एक झील है मिशिगन है, जो संपूर्ण रूप से, संयुक्त रूप से आपकी अमेरिका में उपस्थित है, अवस्थित है, यानी अमेरिका देश के अंदर है। वो बॉर्डर नहीं बनाती, वो सीमा नहीं बनाती। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सी झील है ग्रेट लेक में, कौन सी झील है कि जो संयुक्त रूप से आपकी अमेरिका में उपस्थित है? वो है आपका मिशिगन। आगे बताया गया है कि मिशिगन झील संपूर्ण रूप से अमेरिका में है। इसके बाद है सभी 5 झीलों में ओंटारियो झील सबसे छोटी झील है। जो ओंटारियो झील है, अभी आपको मैप और इमेज के साथ हम दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो ओंटारियो झील है वो काफी छोटी है। ये जो 5 झीलें हैं, ग्रेट लेक है 5, इसमें से सबसे छोटी झील कौन सी है? ओंटारियो झील। ग्रेट लेक का क्रम पूरब से पश्चिम की तरफ, ये क्रम जो है कभी कभी पूछता है एग्जाम में, जो आपके हायर एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले पूर्व से पश्चिम की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आएगा ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। सबसे पहले आएगा पूरब में ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर, ये झीलें आपकी आएंगी। तो ये हो गया इनका पूरब से पश्चिम क्रम। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की बड़ी झीलें।
ठीक है। तो जो क्षेत्रफल है उसके आधार पे जो सबसे बड़ी झील है और फिर उसके बाद कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। दूसरे नंबर पे है सुपीरियर झील। तीसरे नंबर पर है विक्टोरिया झील। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका विक्टोरिया झील है। इसको मैंने मैप में आपको बताया था विक्टोरिया झील के बारे में। और ये है चौथे नंबर पे यूरन झील आती है। अरब सागर जो है सिकुड़, मतलब काफी सिकुड़ गया है, सूख गया है, नहीं तो ये यूरन की जगह पे, यूरन झील की जगह पे अरब सागर चौथे स्थान पे था, लेकिन उसमें जल की उपस्थिति न होने की वजह से वो जो है चौथे स्थान से हट गया है। अब इसकी उपस्थिति यहाँ पे यानी चौथे स्थान पे नहीं है, उसकी जगह कौन है, यूरन झील है। और फिर आपके पांचवें स्थान पे मिशिगन झील है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्रम से है ये कैस्पियन सागर सबसे बड़ा है, उसके बाद सुपीरियर झील है, उसके बाद विक्टोरिया झील है, फिर यूरन झील है, फिर मिशिगन झील है। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे वही चीज बताएगी कि विक्टोरिया झील के बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, आपकी इक्वेटर लाइन उसके मध्य से जो है विक्टोरिया झील से गुजरती है। ये इस झील की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, ये देखिए आपकी जो ग्रेट लेक है जिसके बारे में हम बता रहे थे, ग्रेट लेक में आपकी 5 है, सुपीरियर, यूरन, इरी, ओंटारियो और मिशिगन। ये 5 झीलें हैं जो संयुक्त रूप से अमेरिका में है। ये दोनों एक दूसरे के आसपास है। इस तरह अमेरिका के मैप में आपको ये जो है देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे इस स्थान पे आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गया इसका एग्जैक्ट लोकेशन, मैंने संपूर्ण मैप के साथ आपको बता दिया, जिससे कि आपको जब आप अमेरिका महाद्वीप का मैप खोल लें और फिर उसमें ढूंढने की कोशिश करें। नहीं तो जब हम केवल जूम करके इतने एरिया को बताएंगे तो आपको जो है मैप में ढूंढने में आपको परेशानी होगी, इसलिए हमने पहले इसको ओवरऑल पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में किस जगह पे ये अवस्थित है वहां पे आपको बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए इसका जो है ये पूरा सैटेलाइट से लिया गया इमेज है जो ग्रेट लेक है अमेरिका की। ये देखिए, ये है आपका ओंटारियो लेक। ठीक है, ये लेक है। ये है इरी लेक। ये है आपका यूरन, यूरन लेक। और ये है आपका सुपीरियर लेक। आपको इमेज से ही पता चल रहा होगा कि कौन कितना बड़ा है, इमेज से ही पता चल रहा होगा आपको। ये है आपका मिशिगन झील जो संयुक्त रूप से, संपूर्ण रूप से अमेरिका में उपस्थित है। और बाकी जो 4 झीलें हैं वो कहाँ पे हैं, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हैं। ठीक है, ये जो है जुड़ी हुई है, यानी कि आपकी यूरन और जो मिशिगन झील है ये जुड़ी हुई है आपस में। ये है ओंटारियो झील, ये है इरी, ठीक है, और ये है सुपीरियर। तो अभी हम इसके क्रम के बारे में देख रहे थे, तो ये देखिए पूरब से चलेंगे तो ओंटारियो आएगा, फिर इरी आएगा, फिर यूरन आएगा, उसके बाद आपका आएगा मिशिगन लेक, उसके बाद आएगा सुपीरियर। जिसमें से आप देखिए, इसको देख के आपको लग रहा होगा कि सबसे बड़ी आपकी सुपीरियर झील है, उसके सबसे छोटी इसमें देखने को आपको देखने पे पता चलेगा कि सबसे छोटा एरिया जो है कौन सा है, सबसे कम एरिया को कौन कवर किया है,
ओंटेरियो लेक। तो ये है आपकी ग्रेट लेक, जिसमें 5 झीलें आती हैं, ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, सुपीरियर और मिशिगन। ये जो है आपकी बॉर्डर बनाती हैं, ठीक है। ये जो झीलें हैं ये अमेरिका और कनाडा के बीच बॉर्डर बनाती हैं, लेकिन जो आपकी मिशिगन झील है ये बॉर्डर नहीं बनाती। इस तरह से होता है, ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और देखिए ये जो है इस बॉर्डर के अंदर है, यानी कि ये मिशिगन झील संपूर्ण रूप से अमेरिका में है। ये देखिए आपको हम बॉर्डर के साथ इसमें दिखा दे रहे हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये है सुपीरियर, यहाँ से बनती है ये सीमा अमेरिका और कनाडा की। ये है ह्यूरन झील से होते हुए इसके मध्य से, ठीक है। फिर यहाँ से ईरी के पास आती है, फिर यहाँ से इसके ओंटेरियो, ठीक है। ये आपका बॉर्डर बनाती है। और ये आपका मिशिगन जो है ये संयुक्त रूप से कहाँ पे है, अमेरिका में उपस्थित है। तो ये हो गया आपका सुपीरियर झील। और उसके जो साथ के जो 4 और थे, ग्रेट लेक में कौन कौन सी आती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। इसमें से छोटी कौन है, बड़ी कौन है, और कौन किससे जुड़ी हुई है, कौन अमेरिका और कनाडा की जो सीमा बनाती है, इस सब के बारे में बताया हमने। और आपको मैप के साथ हमने समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैप के साथ अगर आप कोई चीज रीड करते हैं, याद करते हैं या फिर पढ़ते हैं जो है, तो वो चीजें इमेज के साथ आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं। जब भी वो वर्ड आता है, वो नाम आता है, तो आपके दिमाग में एक मैप बन जाता है, जिससे कि आपको कभी भूलता नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको मैप और इमेज के साथ चीजें बताई और समझाई जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।